गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हम डिस्कस करने वाले हैं और आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के पिछले 1 साल 1.5 साल को कवर करना पड़ता है, वो सारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आपको जो नेटबुक आईएएस की एप्लीकेशन है वहाँ पर भी मिल जाएंगे, सो दैट यू कुड प्रैक्टिस इट। ये फ्रीली अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। अभी 10 एरियाज को देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने टारगेट को सेट करिएगा। ए टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ATAGS भी कहा जाता है इसे। पिन कोड को लेकर डिस्कशन होगा। एक क्वेश्चन नगोर्नो काराबाख रीजन, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, पिछले साल भी काफ़ी न्यूज़ में था। मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं इसके ऊपर। ग्लोबल बर्डन डिसीज रिपोर्ट आई है अभी, इसमें क्या डेटा बताया गया वो जानेंगे, कौन लेकर आता है रिपोर्ट वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर, रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दी गई तो उसमें काफ़ी सारे विमेन फ्रीडम फाइटर का नाम लिया गया, जिक्र किया गया, और वो तभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। कोई भी स्पीच अगर प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने दी है और वहाँ पर वो किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो उन्हें आप अच्छे से करके जाइएगा, अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी और मेंस के लिए भी। मैंने यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स के नाम उन्होंने लिए थे वो सभी यहाँ पर मेंशन करे हैं, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, अब मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर देखेंगे, क्योंकि CGI ने इसको लेकर बात करी है। नाउ 10 में से कितना टारगेट आपको सेट करना है वो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के लिए यू नीड टू स्कोर मिनिमम 6 स्कोर, मतलब 6 का स्कोर आपको यहाँ पर करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन। बाकी 6 से ज़्यादा भी करेंगे दैट इज़ एक्सेप्टेबल। और वैसे कोशिश यही करिएगा कि अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में भी है तो आपको धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे MCQ करते हैं, स्टूडेंट कैटेगरी में स्कोर आ रहा है तो उसे इंप्रूव करके एस्पिरेंट में, फिर सीरियस एस्पिरेंट और फिर टॉपर कैटेगरी में जाने की कोशिश करिएगा। बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग मॉक टेस्ट देने जाते हैं, द वेरी सेम थिंग हैपन टू मी एज वेल इन 2011, बट जब भी हम मॉक टेस्ट देने जाते हैं और कहीं ना कहीं स्कोर हमारा इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन भी होने लगता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर मैंने 10 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ठीक किए और 8 मेरे गलत हुए, तो उन 8 क्वेश्चंस को ठीक कैसे किया जाए। अगर आप इस तरीके से टेस्ट को लेंगे इंस्टेड ऑफ सीइंग कि भाई मेरा तो सिर्फ 2 का ही स्कोर आया, तो मोटिवेशन भी बना रहेगा और एक क्यूरोसिटी भी बनी रहेगी, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे अपर कैटेगरी के अंदर लेकर जाए। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट ए टैक्स। ATAGS को लेकर पूछा है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है ATAGS को लेकर। इसे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है क्या? हो सकता है। ये एक 52 कैलिबर की गन है क्या? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इसकी जो फायरिंग रेंज रहने वाली है वो 40 किलोमीटर के आसपास की रहने वाली है क्या? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। कमेंट सेक्शन के अंदर ABCD जो भी आपका आंसर है वो करिएगा। इफ यू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा अबाउट ए टैक्स वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो ए टैक्स की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, सो इट इज एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम। लिख देता हूं यहां पर, इट इज एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। सो गन है ये तो पक्की बात हो गई, बट क्या ये 52 कैलिबर की है कि नहीं है वो देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर यस, इट्स अ 52 कैलिबर गन। अब ये कैलिबर क्या होता है? बेसिकली 2 तरीके से कैलिबर को समझा जा सकता है। या तो आप कह सकते हैं कि जो गोली होती है, ठीक है, या बुलेट जो होता है उसके डायमीटर जो होता है उसको आप कैलिबर कह सकते हैं, या फिर जो आपका बोर होता है जहां से गोली निकलती है उसका जो डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये साइज बताता है गोली का। तो अगर जितना ज्यादा कैलिबर होगा इट मींस जो बुलेट है उसका साइज भी काफी बड़ा होगा। आपने सुना होगा मूवीज के अंदर भी 9 mm, राइट, और यहां पर 52 तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो इज इट डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाया, दैट इज करेक्ट। एंड इसकी जो फायरिंग रेंज है, कितनी दूर तक ये जा सकती है जब एक बार फायर किया जाता है, या कितनी दूर के टारगेट को अटैक कर सकती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स, ठीक है। हुआ क्या था, अभी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के अंदर हमने ए टैक्स जो है इसको देखा, 21 गन सैल्यूट यहां पर हमने देखा रेड फोर्ट के ऊपर, राइट। तभी ये जो आइकॉनिक गन्स हैं DRDO के द्वारा बनाई गई, ये न्यूज में थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखती है, देखिएगा, राइट। सो दिस इज अ 52 कैलिबर गन, एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम। इस गन को बनाने का जो प्रोजेक्ट था वो 2013 में ही शुरू हो गया था, एंड 68th रिपब्लिक डे जो हमने 2017 में सेलिब्रेट किया था, वहां पर फर्स्ट टाइम हमने इस गन को शोकेस किया था। और यहां पर 155 mm आर्टिलरी गन जो है उसको अभी हम लेकर आए हैं, DRDO बेसिकली उसको लेकर आए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो कि पिन कोड को लेकर है। पूछा गया पिन कोड के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपना यूपीएससी का फॉर्म भी भरते हैं, अपने एड्रेस के साथ अपना पिन कोड लिखते हैं या फिर कोई ऑनलाइन चीज भी ऑर्डर करते हैं, वहां पर भी पिन कोड लिखा जाता है। सो होता क्या है, इज इट अ 6 डिजिट कोड? क्या ये 6 डिजिट का कोई कोड होता है? आजादी के अमृत महोत्सव जो अभी हमने सेलिब्रेट किया, इसमें 75 ईयर्स जो हमने कंप्लीट किए, तब क्या हमने पिन कोड के भी 75 ईयर्स कंप्लीट किए? इसको लॉन्च हुए हुए क्या 75 साल हो चुके हैं? मे बी। पिन कोड सिस्टम जो है ये लेकर आए थे श्री राम भिकाजी वेलंकर। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वो भी यहां पर बताया गया। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। वैसे इसकी फुल फॉर्म, इसे कहा जाता है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पोस्टल आईडी नंबर कह सकते हैं, पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कह सकते हैं, जिससे कि जो पोस्ट ऑफिस है, जो लोकेशन होती है, उसका पता चलता है। क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी काफी सारी लोकेलिटीज जो हैं उनके नाम सेम होते हैं। आप एक पर्टिकुलर सिटी में भी जाएंगे, हो सकता है वहां पर सेम नाम की 2 जगह हो, तो कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से एक यूनिक नंबर जो है वो हर लोकेशन को दिया जाता है। सो पिन कोड 6 डिजिट का होता है। बिल्कुल आप अपने पिन कोड के बारे में सोच सकते हैं और वहां पर आपको 6 डिजिट जो है वो देखने को मिलेंगे। सो दैट इज करेक्ट। कैसे श्रीराम भिकाजी वेलंकर के द्वारा लेकर आया गया था? सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ आजादी के अमृत महोत्सव में क्या हमने 75 ईयर्स कंप्लीट करें? इसके भी आंसर इज नो। 75 साल जब हमने आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेट किए, तब पिन कोड ने अपने 50 ईयर्स जो है वो कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहां पर ये सेकंड स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग थी थोड़ी। हो सकता है काफी सारे लोगों को लगे 75 पिछले 1 साल से चल रहा है, तो हो सकता है ये भी करेक्ट हो और हम इसे एज्यूम कर ले कि हाँ ये तो करेक्ट होना चाहिए, बट दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूजुअली यूपीएससी जो एक एवरेज स्टूडेंट को लगे कि हाँ यार ये तो सही होना ही चाहिए, वहां पर कई बार यूपीएससी गड़बड़ कर देता है और काफी सारे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके आंसर को गलत करा देता है। नाउ आंसर क्या होगा यहां पर? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट को हमने यहां पर एलिमिनेट कर दिया। नाउ इसमें भी देखिएगा जो आपका पिन कोड होता है 6 डिजिट का, उसमें पहला डिजिट जो है वो आपके रीजन के बारे में बताता है, सेकंड सब रीजन के बारे में, देन सोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट थर्ड डिजिट आपका है, और लास्ट जो है वो आपके पोस्ट ऑफिस का यूनिक नंबर होता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि वेरियस स्टेटमेंट्स नगोर्नो काराबाख रीजन काफी न्यूज में रहता है, इसको लेकर है। पूछा गया नगोर्नो काराबाख रीजन जो है क्या ये लैंड लॉक्ड है? हो सकता है। ये एक माउंटेनियस रीजन है, ये भी हो सकता है। और इसे अर्मेनिया के पार्ट के तौर पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप जानते हैं कि अर्मेनिया और अजरबैजान काफी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्टेड रीजन को लेकर। नाउ यू हैव 10 सेकेंड्स इन योर हैंड, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। नगोर्नो काराबाख रीजन ऑलरेडी 3 वॉर्स जो है वो अजरबैजान एंड अर्मेनिया के बीच में हो चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज में था, अभी दोबारा से भी न्यूज में आए ना। ये जो है क्या एक लैंडलॉक्ड रीजन? अभी मैप के ऊपर देखेंगे, बिल्कुल ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। माउंटेनियस रीजन भी है, लेकिन नगोर्नो काराबाख रीजन जो है इसे अर्मेनिया का नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इसे अजरबैजान के पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। हालांकि अर्मेनिया जो है उसका डोमिनेशन आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे अजरबैजान का पार्ट मानती है, लेकिन अर्मेनिया का डोमिनेशन इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार देखिएगा यहां पर। सो दिस इज अर्मेनिया, ये आपका अजरबैजान है, एंड दिस इज द कॉन्फ्लिक्टेड एरिया जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है, एंड इट इज अ माउंटेनियस रीजन एज वेल। किस तरीके का रीजन है ये? इट्स अ माउंटेनियस रीजन। नाउ आसपास की कंट्रीज भी देख लीजिएगा, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान। कई बार पूछ सकते हैं अर्मेनिया का बॉर्डर किससे टच होता है या अजरबैजान का बॉर्डर किससे टच होता है? कैस्पियन सी भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। 2 स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अर्मेनिया जो है वो सपोर्ट करता है एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ नगोर्नो काराबाख। वो चाहते हैं कि नगोर्नो काराबाख पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए। कौन? अर्मेनिया हो सकता है। अजरबैजान कहता है कि हमें इस एरिया के ऊपर अपनी नेशनल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बना कर रखना है। वो ये चाहते हैं कि ये नगोर्नो काराबाख रीजन है वो हमारा पार्ट रहे। नाउ ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, या दोनों स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, या दोनों में से एक गलत भी हो सकती है। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। मैं जितना कंफ्यूज कर सकता था आपको मैंने कर दिया है, सोचिए। ओके, देखिए मैंने आपको पीछे बताया अभी मैप के ऊपर भी, ये एक बार यहां पे देखिएगा। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है कि ये अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन डोमिनेशन यहां पर किसका है? डोमिनेशन है अर्मेनिया का, राइट? अगर ये अजरबैजान का पार्ट है तो क्या अजरबैजान कभी चाहेगा कि ये अलग हो जाए, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए? नहीं, उसको तो पता है कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अजरबैजान, सो दे विल नेवर कंसिडर इट और दे विल नेवर वांट इट
टू बी फ्री फ्रॉम देम। वो नहीं चाहेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए या इंडिपेंडेंट रीजन बन जाए, वो हमेशा अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेकर बात करेंगे, विच इज लॉजिकल ऑल्सो, बिल्कुल ठीक है। और अर्मेनिया जिसकी डोमिनेशन आज तो यहां पर है, लेकिन उसको ये पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से किस तरीके से रिकॉग्नाइज करती है, इसे अजरबैजान के पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये एरिया चाहे हमें मिल सके या ना मिल सके, कम से कम एक इंडिपेंडेंट रीजन जरूर बन जाए। जैसे कि आपने लुहांस्क और जो डोनबास रीजन था, ठीक है, उसके केस में देखा रशिया क्या चाहता था कि यूक्रेन से अलग हो जाए, और वो उस पूरे काम के अंदर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो गया। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ रहा है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट, इसे रिलीज किया गया है, किसके द्वारा इसे लेकर आया गया है? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे लेकर आया है, LRI इसको लेकर आया है, IHME लेकर आया है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया? 10 सेकेंड्स सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। रिसेंटली अभी अगस्त के महीने में एक स्टडी रिलीज करी, और इसने कहा कि LRIs का जो ट्रेंड है और रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। बेसिकली एक रिपोर्ट लेकर आई गई जिसमें LRI क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। LRI को लेकर बात करेंगे तो ये तो क्या है? ये तो एक तरीके का इंफेक्शन है, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है, तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसने काफी, आप कह सकते हैं, एक रीसेंट रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि काफी सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 500 मिलियन लोगों का एक नंबर दिया गया था कि इतने सारे लोग जो है वो LRI से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी इंपैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज बेसिकली। सो सुनने में लग सकता है क्योंकि ये डिसीज की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और UPSC ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, बट दिस इज नॉट बाय WHO। नन ऑफ द अबव में तो पूरी दुनिया के इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार प्रोबेबिलिटी के मामले में देखा जाए तो ये हो सकता है यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि ये तीनों में से कुछ हो, जितने बाकी बचे हुए इंस्टीट्यूट है वो हो सकते हैं, नहीं, लेकिन ये भी आपका इनकरेक्ट है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME जो है वो इस रिपोर्ट को लेकर आया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, इट्स अ सिएटल यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एजेंसी है, और ये जो चीज है हेल्थ जर्नल लैंसेट के अंदर अभी पब्लिश किया गया है, जिसमें जो LRI है इसके डेटा के बारे में भी बात करी गई है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। आप यहां पर नेट 50 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, if you want to enroll for 200 days series, 2023 सीरीज और 2024 सीरीज, राइट। 200 डेज की सीरीज या फिर जो भी सीरीज आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप कोर्स बाय कोर्स जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं, या डे वाइज सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पर्सनली मुझे डे वाइज सिलेबस कंप्लीट करना पसंद है। इसमें आपको जो सिलेबस है उसके कंसर्निंग जो क्लास लेक्चर्स होते हैं, MCQs होते हैं, वो तो मिलते ही हैं, प्लस जो आपके कह सकते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस होते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो भी साथ के साथ अवेलेबल होते हैं। तो यू कैन चेक आउट दिस सीरीज ऑन exam.netmonk.com। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दी गई थी उसके अंदर कुछ बातें करी गई। यहां पर पूछा गया आपसे कुछ स्टेटमेंट्स देकर कि बताएं हम किस पर्सनैलिटी की बात करें। तो यहां पे अलग अलग पर्सनैलिटीज दी हैं और आपको उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। इन 3 स्टेटमेंट के अंदर आपको रिकॉग्नाइज करना है पर्सनैलिटी को। ठीक है, जैसे यहां लिखा है कि इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। शी फोर्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, काफी सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हुए जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, विमेन के अंदर भी। शी अपोज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, जिसमें क्या होता था, आप जानते हैं कि अगर किसी भी किंग का कोई उत्तराधिकारी, कोई लीगल एयर नहीं होता था, तो उनकी जमीन को, उनकी पूरी सल्तनत को जो ब्रिटिशर्स है वो अपने हाथ में ले लेते थे। दे यूज्ड टू टेक इट ओवर। नाउ यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इन्होंने पूरी तरीके से अपोजिशन किया। शी पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। याद करिए 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके अंदर भी जो ये पर्सनैलिटी है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। क्या हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, झलकारी बाई की बात करें, रानी चिन्नम्मा की बात करें, या बेगम हजरत महल की बात करें? 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच के अंदर इन सभी विमेन फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट पे किया था, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी गदनलियू, रानी चिन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू नचियार, ये सभी शामिल थे। और ये सभी ना आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ यहां पर जो हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की जो सल्तनत थी झांसी, जिन्हें झांसी की रानी इसी वजह से कहा जाता था, झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते ही ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया था, क्योंकि यहां पर कोई लीगल एयर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और अडॉप्ट करने के राइट्स अंग्रेजों ने दे नहीं रखे थे। तभी यहां पर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वो लड़ी और उनकी जान यहां पर गई। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे प्रीलिम्स के अंदर आज पूछूंगा, अभी भी पूछ लेता हूं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के अपोजिशन में
ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हुए, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कौन लड़ रहा था? दिस इज गोइंग टू बी योर प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे होगा कि रानी झांसी को किसने हराया था। उन्होंने काफी अप्रिशिएट भी किया था झांसी की रानी को हराने के बाद कि ये जो मेल्स है उनसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ी थी। खैर, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कुछ आपको फैक्ट्स भी यहां पर दिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट झलकारी बाई। झलकारी बाई को लेकर आपसे पूछा, बताएं करेक्ट क्या है। शी वॉज अ लेजेंडरी दलित विमेन वॉरियर। वो एक लेजेंडरी दलित विमेन वॉरियर थे। शी वॉज वन ऑफ द ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के एक ट्रस्टेड एडवाइजर के तौर पे उन्होंने काम किया। और रानी लक्ष्मीबाई की ही एक विमेन आर्मी थी जिसका नाम था लक्ष्मी दल, वो उनकी मेंबर थे या वो उस दल में शामिल थे। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्योंकि झलकारी बाई के बारे में भी बात करी है प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये एरिया भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ओके, वॉज शी द एडवाइजर? यस, तो यहां पर शी वॉज ए लेजेंडरी दलित विमेन वॉरियर, बिल्कुल करेक्ट है। एडवाइजर भी, सलाहकार भी थी रानी लक्ष्मीबाई की, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और उनके एक दल में भी शामिल थी, लेकिन उस दल का नाम क्या था? दुर्गा दल। ठीक है, दुर्गा दल वॉज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ उनकी एडवाइजर होने के साथ साथ जो झलकारी बाई थे वो रानी लक्ष्मीबाई की जगह कई बार लड़ाई भी किया करते थे और अंग्रेजों को पता ही नहीं होता था, बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक कि लड़ाई करने के लिए ज्यादा विमेन तो है नहीं, तो जो विमेन उनसे लड़ाई कर रही है वो रानी लक्ष्मीबाई ही है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन के अंदर वो झलकारी बाई हुआ करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि रानी गेदनलियू को लेकर है, पूछा गया। इनको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। शी वॉज अ नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर। नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर थे क्या वो? हो सकते हैं। शी लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन मणिपुर ओनली। तो मणिपुर के अंदर ही उन्होंने क्या किया था? एक आर्म्ड अपराइजिंग को लीड किया था, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हेराका रिलीजियस मूवमेंट को भी उन्होंने ज्वाइन किया था। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, देखिए, जो हेराका रिलीजियस मूवमेंट है जिसमें नागा ट्राइबल रिलीजन को रिवाइव करने की बात करी गई थी, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो चाहते थे कि एक सेल्फ रूल डेवलप होना चाहिए नागास के लिए। ठीक है, एक सेल्फ रूल नागास के लिए वो डेवलप करना चाहते थे ताकि ब्रिटिश रूल को खत्म किया जा सके। वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल खत्म हो और हमारा खुद का रूल शुरू हो। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। नागा स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि ऑल ओनली, वहां पर 80-20 रूल आपका अप्लाई होता है। सो यहां पर मणिपुर ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बिकॉज यस, उन्होंने आर्म्ड अपराइजिंग को लीड किया था मणिपुर के अंदर भी, बट अपार्ट फ्रॉम मणिपुर नागालैंड के अंदर भी एंड असम के अंदर भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये रानी का टाइटल उनको किसके द्वारा दिया गया था? काफी फेमस मिनिस्टर रह चुके हैं, काफी फेमस स्टेट्समैन रह चुके हैं, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, यहां पर इन्हें डॉटर ऑफ द हिल भी कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होती हैं जो कि प्रीलिम्स के अंदर पूछी जा सकती है। सो शी वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज द डॉटर ऑफ द हिल। और ये हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नेहरू, तो नेहरू जी के द्वारा उन्हें डॉटर ऑफ द हिल भी कहा गया था। और ये रानी का टाइटल जो था वो भी उनके द्वारा दिया गया था। इन्हें पद्म भूषण जो है वो भी अवार्ड किया जा चुका है। नेक्स्ट, वेलू नचियार को लेकर डिस्कशन है, पूछा गया। इनको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। शी वॉज वेल वर्स्ड इन सिलंबम। सिलंबम आपकी एक मार्शल आर्ट होती है, इसमें ये काफी अच्छे से पारंगत थे। शी मेड फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब, पहला ह्यूमन बॉम्ब बनाने का काम भी और या कहीं क्रेडिट भी इनको दिया जाता है। शी वॉज अ स्कॉलर इन मेनी लैंग्वेजेस। उनको काफी सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानकारी थी, ज्ञान था, जिसमें फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू भी आती हैं। मे बी 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए, देखिए, सिलंबम एक मार्शल आर्ट है जो तमिलनाडु से आती है और ऐसा माना जाता है कि ये जो मार्शल आर्ट है इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस फॉर द विमेन। ठीक है, तो यस, ये उन्होंने सीखी हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, काफी सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान भी उनको था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? यूएसएसआर से, यूएस से, जर्मनी से, फ्रांस से। क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी काफी न्यूज में थे। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, या कोई सिंपल सा
उसको सिर्फ टेक्निकल पर्पस के लिए ऐड नहीं किया गया, ये सिटीजन्स को गाइड करने के लिए ऐड करी गई है ताकि सोसाइटी के अंदर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके। और कुछ हद तक वो बात ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फंडामेंटल राइट्स, जो उनके राइट्स हैं, उनको तो काफी सीरियसली लेते हैं, लेना भी चाहिए बिकॉज दे आर एनफोर्सेबल ऑल्सो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ड्यूटीज, हमारी ड्यूटीज क्या है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। वैसे इसे लिया गया था यूएसएसआर से। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, इवन दो देयर आर सर्टेन सोर्सेज जो यहां पर जापान या स्पेन जो है उसके बारे में भी बताते हैं, तो वो चीज भी ध्यान रखिएगा। नाउ 1976 के अंदर क्या होता है, 1976 के अंदर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो होती है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी जो अभी तक नहीं है वो भी होनी चाहिए। और दैट्स वाई यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आया जाता है। इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, राइट। और इस 42nd अमेंडमेंट जो 1976 के अंदर ही लेकर आए गए, इसके थ्रू क्या किया गया, इसके थ्रू पार्ट 4A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, जिससे कि जो ड्यूटीज थी, फंडामेंटल ड्यूटीज की सिटीजन से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करी जाती है, वो सभी चीजें भी यहां पर ऐड करी गई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे मैंने इसको लेकर 11 की 11 जो ड्यूटीज आपकी हैं, पहले स्टार्टिंग में 10 थी, फिर बाद में एक और ड्यूटी को ऐड किया गया। इसको मेमोराइज कैसे करना है, क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा 51A, फिर ए से लेकर के तक आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। इसको लेकर देयर इज अ मेमोरी ट्रिक, एक वीडियो जो है 10 मिनट का, वो अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से या फिर चैनल के ऊपर ही देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। एंड दैट ट्रिक वीडियो विल हेल्प यू कि ये सारी ड्यूटीज विद देयर आर्टिकल आप कैसे याद करें। अदरवाइज क्या होगा कि आप फंडामेंटल ड्यूटी सारी पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताएं ये कौन से आर्टिकल में आती है, वो फिर 2 नंबर आप नहीं गेन कर पाएंगे। बट यहां पर एक बार आपको याद करने का तरीका समझ में आ जाता है कि कैसे इन सबको मेमोराइज करना है, देन इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। आज से 10 15 20 साल के बाद भी कोई पूछेगा आपसे तो आपको याद रहेगा कि कैसे 51A AB AC AK में क्या आता है, राइट। चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर विनर ऑफ द डे जो है वो भी देखेंगे और टॉपर्स भी यहाँ पर देखने वाले हैं। रिवीजन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं उसको रिकॉल करते रहिएगा। ए टैक्स के बारे में देखा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं इसे किसके द्वारा बनाया गया। 52 कैलिबर गन है, 155 mm इसका साइज हमने देखा था, 40 किलोमीटर की रेंज है। इसे अभी इंडिपेंडेंस डे के अंदर भी हमने देखा, और यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा इसे लेकर आया गया। पिन कोड की फुल फॉर्म बता दीजिएगा। इसे 50 साल हो चुके हैं, 6 डिजिट का कोड होता है। श्रीराम भिखाजी वेलंकर के द्वारा इसे लेकर आया गया था। 50 ईयर्स पूरे होने के बाद यहाँ पर 6 डिजिट का ये कोड जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। हर डिजिट की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हमने जानी थी। नगोर्नो काराबाख रीजन किस तरीके का रीजन है, इट्स अ लैंडलॉक्ड रीजन, माउंटेनियस रीजन है। किन 2 कंट्रीज के बीच में झगड़ा है इसको लेकर बताइए। इंटरनेशनली अगर आप देखें, इसे अजरबैजान के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन आर्मीनिया का डोमिनेशन काफी ज्यादा है, और इसी वजह से आर्मीनिया चाहता भी है कि यहाँ पर ये एरिया जो है वो फ्री हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन जो अजरबैजान है वो अपनी नेशनल इंटेग्रिटी को यहाँ पर बचा कर रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखा था, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट कौन लेकर आता है, जल्दी से बताएं। IHME, ये हमने देखा था यहाँ पर, राइट। फिर इससे आगे बढ़ते हुए हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था उसको देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 किसको लेकर बात कर रहा था, पर्टिकुलर पर्सनालिटी को लेकर। हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने अपोज किया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी पार्टिसिपेट किया था, रानी लक्ष्मीबाई। और इनकी एडवाइजर का नाम बताइए जल्दी से, एडवाइजर का नाम क्या था, झलकारी बाई, ठीक है। यहां से आगे बढ़ के नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा था रानी गदनियों को लेकर। इनको रानी का टाइटल किसने दिया था ये बताइएगा जल्दी से, ठीक है। इनको डॉटर ऑफ द हिल और रानी, ये दोनों टाइटल जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए थे, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां से आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा था वेलू नचियार को लेकर, सिलंबम के बारे में जानकारी थी, और यहाँ पर वेरियस लैंग्वेजेस जो थी उनके बारे में भी अच्छी खासी जानकारी इनके पास थी। लास्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर था, कहां से ली गई है, यूएसएसआर से, ये ध्यान रखिएगा। अभी प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे और जो लास्ट टाइम के विनर्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। ओके, सो बबली कुमारी ने करेक्ट आंसर दिया, जेसी शर्मा ने करेक्ट आंसर दिया है। netmock is@gmail.com पे मेल कर दीजिएगा टू क्लेम योर फ्री सीरीज। नाउ प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपसे वैसे अभी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, क्योंकि वैसे बाकी सारे आंसर्स हमने कर दिए हैं पीछे। जो पिन कोड है, पहले तो ये बताइएगा कितने डिजिट्स का होता है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ पिन कोड। इजी क्वेश्चन, लाइक, राइट। फर्स्ट डिजिट जो होता है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है ये आपको बताना है।
इन द कमेंट सेक्शन। अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सो दैट वी कुड सी कि टॉपर्स कौन है यहाँ पर। एंड इसके अलावा इफ़ यू आर गेटिंग द नोटिफिकेशन देन इट इज़ गुड, अदरवाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, यू नीड टू प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा मार्क्स कितने हैं। 6 का स्कोर किया, इससे ऊपर है देन डेफिनेटली यू आर इन द सेफ जोन। नीचे भी स्कोर किया अगर आपने 0 1 2 3 का, तब भी यू कैन इम्प्रूव। देखिएगा कहाँ पर गलती हुई और अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा व्हेनेवर यू वॉच द वीडियो अगेन, और उन्हीं नोट्स को फिर रिवाइज करिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर जब एग्जाम में 1 1.5 महीना होगा वही नोट्स आपको हेल्प करेंगे, तब वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।